नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं 2 बजे तक की तमाम बड़ी खबरें। पहली खबर पटना एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है, जहां पर पटना एयरपोर्ट पर विमान कंपनियों की लापरवाही के कारण लगातार यात्री परेशान होते दिखे। खासकर 15 दिनों में दूसरी बार एयर इंडिया ने यात्रियों के सामान को छोड़ दिया है। आज सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट यात्रियों को लेकर चेन्नई से पटना एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन यात्रियों के सामान को छोड़ दिया गया, जिसके बाद पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। प्लेन लैंड होने के बाद अनाउंसमेंट किया गया कि 4 नंबर बेल्ट पर लगेज आएगा। यात्री जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर लगेज नहीं था, जिसकी वजह से यात्री काफी परेशान हुए। उन्होंने काफी इंतजार भी किया, लेकिन इंतजार का जब दायरा खत्म हुआ तो फिर वहां पर हंगामे की तस्वीरें भी दिखी। एयर इंडिया की ओर से यात्रियों को बताया गया कि वजन ज्यादा होने की वजह से लगेज प्लेन में नहीं रखा गया, और इसके बाद प्लेन में सवार 180 यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ और सीआईएसएफ के जवानों ने यात्रियों को शांत कराया। लगेज नहीं आने की वजह उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और आगे बढ़ते हुए आपको पटना से एक और बड़ी खबर दे। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन में हादसा हुआ। काम करते समय एक मजदूर गिर गया। नए टर्मिनल भवन में हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि काम करने के दौरान एक मजदूर गिर गया। एयरपोर्ट में डिपार्चर एरिया की घटना बताई जा रही है। मजदूर को अस्पताल ले जाया गया। नए टर्मिनल भवन में लगातार काम किया जा रहा है, और देखिए पटना से ये बड़ी खबर है कि काम करने के दौरान एक मजदूर नीचे गिर गया। मजदूर को अस्पताल ले जाया गया है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे। वो बताएंगे कि आखिर ये कब की घटना है, क्या कुछ हुआ है। उससे पहले लगातार आपको ये बड़ी जानकारी पटना से दे रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट में डिपार्चर एरिया की घटना आपको बता रहे हैं। एक मजदूर के गिरने की खबर है। मजदूर को अस्पताल भेजा गया है। नए टर्मिनल भवन का ये मामला बताया जा रहा है। धर्मेंद्र कुमार ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, कब की ये घटना है और मजदूर की स्थिति क्या बताई जा रही है इस वक्त? करीब 12 बजे की घटना है। जो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग है जिसका कि उद्घाटन हाल ही में हुआ है, वहां पर डिपार्चर एरिया में ये मजदूर काम कर रहा था, और काम करने के दौरान ही ये ऊपर से नीचे आ गिरा। बताया ये जा रहा है कि मजदूर ने सेफ्टी कवच का इस्तेमाल नहीं किया था और ऊपर काम कर रहा था, जिसके कारण वो नीचे आ गया और ये घटना घटी है। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल बगल में ले जाया गया है। हालांकि उनका इलाज जारी है, स्थिति लेकिन चिंताजनक है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और इलाज जारी है। नए टर्मिनल भवन में काम भी हो रहा है, और काम करने के दौरान एक मजदूर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसको चोट लगी है। अस्पताल भेजा गया है। स्थिति अभी क्या है इसके लिए अब तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पर काम करने के दौरान एक मजदूर गिर गया, जो कि हादसे का शिकार हुआ है। और अगली बड़ी खबर आपको मधेपुरा से दे, जहां पर हवलदार की बैरक से संदिग्ध हालत में शव बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर मधेपुरा से, हवलदार का संदिग्ध हालत में शव बरामद किया गया है। मधेपुरा के फुलौद थाना में पदस्थापित था हवलदार वकील सिंह। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे की टीम में हड़कंप की स्थिति है। मौके पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। पूरा मामला ये क्या है, अब इसकी जांच हो रही है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि बहुत उलझा हुआ मामला समझ आ रहा है, जैसे कि कोई रहस्य हो। हर एंगल से इस मामले की जांच हो रही है। सरकारी पिस्टल से खुद को गोली मारने की बात सामने आ रही है, लेकिन अब तक ये पुलिस महकमे की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है। ये बड़ी खबर लगातार आपको मधेपुरा से दे रहे हैं, जहां पर संदिग्ध हालत में एक हवलदार का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि बैरक से ये शव बरामद किया गया। मधेपुरा के फुलौद थाना में पदस्थापित हवलदार वकील सिंह का शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंची। हालांकि इस खबर के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आखिर क्यों हवलदार ने अपनी जान ले ली? मौके पर फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच गई है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हर एंगल से इस मामले की जांच हो रही है।
और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन की राशि लगभग 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब हर महीने 400 रुपए की बजाय 1100 रुपए पेंशन मिलेगी और इससे राज्य के 42.60 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही थी, जिस पर अब बिहार के वित्त विभाग ने मुहर लगा दी है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धि के फैसले से एनडीए के नेताओं ने भी खुशी का इजहार किया। सभी ने सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत किया। सामाजिक पेंशन का जो 400 रुपये मिलता था, अब 1100 रुपये मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का घोषणा महिला संवाद के तहत लोगों के मांगों को पूरा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये ऐतिहासिक घोषणा है। लोग 1000 रुपया ही मांग रहे थे, लेकिन उनको 1100 रुपया दिया जा रहा है। हर पंचायत में विवाह भवन बनाने का, जीविका दीदी को 3 लाख से अब बढ़ाकर 6 लाख 7% पर ऋण देने का, ये कई ऐतिहासिक मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। और बिहार के, विकसित बिहार के डबल इंजन की सरकार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के आज द्वारा हर बिहारियों को गौरवान्वित होने का दिन है कि बिहार के ऐतिहासिक दिन है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ अपने विकास की यात्रा के क्रम में एनडीए की सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि विधवा महिला, वृद्धजन, दिव्यांगजन, समाज के हर तबके के, धर्म जाति नहीं बल्कि उनकी पात्रता के आधार पर बुजुर्गों का सम्मान करना, वृद्धजनों का आशीर्वाद प्राप्त करना, दिव्यांगजनों का स्नेह प्राप्त करना, जो नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है। और वहीं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने वृद्धा पेंशन को लेकर नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हैं। उनका बयान आपको सुनवाते हैं। तो नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी। मदन सहनी जी, इसे कैसे देखें इस फैसले को? ये तो बहुत बड़ा आज का दिन बिहार के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए ऐतिहासिक दिन है और हम लोग के लिए भी है। हम लोगों ने बहुत दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो ये फैसला किए हैं उसका हम लोग स्वागत भी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार भी व्यक्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 400 से सीधा 1100 रुपया करने का काम किए हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, और भी लोगों के लिए हुआ है, जीविका दीदी के लिए हुआ है, प्रखंड में विवाह भवन बनेगा, ये सारे काम होंगे। जो जीविका दीदी को बैंक में ऋण लग रहे थे, विभिन्न बैंक में अलग अलग ऋण का प्रतिशत है, उसमें 7% लगेंगे। उसके ऊपर जो भी होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। ये बड़ा निर्णय है। जीविका ये सब जो वृद्धावस्था पेंशन है, नीतीश सरकार ने चुनावी साल में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को पेंशन की राशि जो 400 रुपए मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। और इसके बाद लाभार्थी बेहद खुश हैं। उनसे न्यूज 18 के संवाददाता आनंद अमृतराज ने बातचीत की है। आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। बहुत अच्छे किए हैं हम लोग के लिए, गरीब आदमी के लिए। अच्छा हुआ है। आपका नाम क्या है? राजदेव मोचे। पेंशन मिलता था? मिलता था सर। कितना? 400 मिलता था सर। अब पता है ना कितना मिलेगा? ना पता। 1100 रुपया हो गया, मुख्यमंत्री घोषणा किए अभी। जी सर। कैसा लग रहा है सुन के?
अच्छा लग रहा था। क्या नाम आपका? कमेश्वर जमदार। कितना पेंशन मिलता था? 400 से 500। अब 1100 हो गया। कैसा लग रहा सुन के? पहले बताइए। ठीक है लग रहा है। ठीक है लग रहा है। ठीक लग रहा है। आपका नाम क्या है? लालगंज में से। आप लोग का पेंशन बढ़ा दिया गया, 1100 रुपए कर दिया गया, पता है? जी ना, हमें पता नहीं है। अभी जानकारी का महीना देता है। हाँ, अब 400 पहले मिलता था, अब 1100 हो गया। जी अच्छा। कैसा लग रहा है सुन के? पहले बताइए। हाँ एकदम ठीक लगता है। ठीक लगता है। क्या बढ़िया लगा तो सुन के अच्छा लगा है। क्या नाम है आपका? महासुंदरी देवी। अच्छा, बहुत हंस रही है। मतलब 400 से सीधे 1100 हो गया। तो बहुत दिन से हम मिलते हैं, लेकिन कम ही पैसा तो वही से ना हंसते ही कि अब ज्यादा मिल के लगा। एगो बेटी कुमार है, बियाह लगे हैं। अच्छा हाँ, 1100 हो गया। अब मिला के जोड़न होता है ना। देवी ना तब 400 से बढ़ा के 1100 हो गया। कैसा लग रहा है? गरीब के हैं? क्या कहेंगे? बताइए बताइए। 400 मिल रहा है हम लोग। आपको 400। अब कितना मिलेगा? 10 जुलाई को 1100 रुपए आ जाएगा अकाउंट में। ठीक है। जमानी से हमनी के 400 मिल रही है। 400 जमानी से हमनी बीत गए, ये अखनी बुढ़ापा बीत गए। अब 1100। हाँ चलिए ठीक है। क्या चाची, अब 1100 रुपया पेंशन हो गया? अब बहुत खुशी हो गल बाबू। एकदम कुछ न 400 न कुछ न हो पाला। हाँ, 30 गो रुपया गाड़ी भाड़ा लग जाएगा। तो देखिए, ये लोग हैं जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलता था, और कई लोग कहते थे कि 400 में कुछ नहीं होता था, लेकिन अब 1100 रुपया मिलने की खुशी इनके चेहरे से भी देखी जा सकती है। तो नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले ये मास्टर स्ट्रोक है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, परसा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के दूसरे सप्ताह में मुजफ्फरपुर आ सकते हैं। पीएम होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के नए भवन का शुभारंभ कर सकते हैं। पीएम की संभावित यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि पीएम के आने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। बता दें आपको कि करीब 550 करोड़ की लागत से 350 बेड की व्यवस्था वाले नई बिल्डिंग को बनकर तैयार हो चुका है, जिसके बनने से मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। हमें विश्वास है कि अगले महीना में मुजफ्फरपुर का भी यह सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर अपनी बिल्डिंग में बहुत सारे उनके इक्विपमेंट्स करोड़ों अरबों का लगा है। और अब बात इजरायल ईरान युद्ध की होगी। अपडेट आपको दे देते हैं। इजरायल पर ईरान ने दागी है अंधाधुंध मिसाइलें। तेल अवीव में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। आयरन डोम ने भी कई मिसाइलों को आसमान में मार गिराया है। लगातार ये युद्ध जारी है, और देखिए रिहायशी इलाकों को अब टारगेट किया जा रहा है। तेल अवीव में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। ईरान की तरफ से लगातार इजरायल पर मिसाइल अटैक हो रहा है। और वहीं तेहरान में इजरायल का बड़ा हमला हुआ। इजरायल ने पूर्वी तेहरान में बड़ा हमला किया। इजरायल का ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला हुआ, और इरफान में न्यूक्लियर प्लांट पर इजरायल की बमबारी लगातार जारी है, लेकिन अब ईरान की तरफ से भी लगातार अटैक किया जा रहा है। इजरायल ईरान जंग पर फ्रांस सख्त। मैक्रो ने नागरिकों पर हमले की निंदा की है। मैक्रो ने कहा कि अब लोगों पर हमले बंद हो। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने शांति की अपील की है। और वहीं ईरान इजरायल युद्ध पर यूएस उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। सैन्य बल के इस्तेमाल से पहले कूटनीतिक समाधान हो। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना जरूरी है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते टकराव को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताई है। उन्होंने यूएनएसजी की इमरजेंसी मीटिंग में कहा कि ईरान और इजरायल के बीच चल रहा संघर्ष एक बड़े संकट की तरफ बढ़ते जा रहा है। गुटेरेस ने इस दौरान सभी पक्षों से शांति की अपील की है। अल्जीरिया, चीन, पाकिस्तान और रूस की मांग पर यूएनएससी में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जहां पर ये तमाम बातें रखी गई। The confrontation between Israel and Iran is escalating rapidly with a terrible toll, killing and injuring civilians, devastating homes, neighborhoods, and civilian infrastructure, and attacking nuclear facilities. The world is watching with growing alarm
We are not drifting toward crisis. We are racing toward it. We are not witnessing isolated incidents. We are on course to potential chaos. The expansion of this conflict could ignite a fire that no one can control. We must not let that happen. और चलिए बात झारखंड के मौसम की करते हैं। देखिए झारखंड में 4 दिन तक बारिश से अब बर्बादी का मंजर दिख रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। एक तस्वीर सिमडेगा से आपको दिखाते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार बारिश के बाद किस तरीके से नदियां उफान पर हैं, डैम खतरे के निशान के ऊपर है, जिसमें सिमडेगा का पर्यटन स्थल कैला घाघ डैम भी शामिल है। यहां का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। डैम के ओवरफ्लो होने के बाद सभी फाटकों को खोला भी गया है और इसके साथ ही पर्यटन स्थल दान गद्दी में शंख नदी भी उफान पर है। यहाँ नदी पूरे शबाब पर दिखाई दे रही है और ऐसे में यहाँ पहुंच रहे पर्यटकों में सेल्फी लेने की होड़ दिखी, लेकिन सेल्फी और डैम किनारे मस्ती कहीं महंगी ना पड़ जाए, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। डीसी कंचन सिंह ने खुद केला घाघ डैम का निरीक्षण किया, लोगों को पानी से दूर रहने की उन्होंने अपील की। कैसा है जलस्तर, इसका कितना घातक हो सकता है। इसके साथ ही जो लोकल लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो उनकी भी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि वाटर बॉडीज़ में जाकर के सेल्फी लेना या कि खेल कूद करना, तो उसके साथ उनकी जान को भी खतरा रहता है। तो उसको भी रेगुलेट करने के लिए एक व्यवस्था करनी थी, तो उसी का जायजा लेंगे। और वहीं झारखंड में 4 दिनों तक बारिश ने जमकर आफत बरपाई है। कहीं नदियां उफान पर दिखी तो कहीं पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ दिखा। डैम भी लबालब हो चुके हैं, कई जगहों पर डैम के फाटक खोलने पड़े, तबाही भी खूब मची है। और इन सब के बीच रांची का हुंडरू वाटरफॉल भी अपने शबाब पर दिखा। हुंडरू वाटरफॉल में अंगड़ाई लेती पानी की धार बेहद खूबसूरत दिखाई दी। हर किसी का मन मोहने वाली ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और वहीं झारखंड में कई दिनों तक बारिश ने भारी तबाही मचाई। आफत की बारिश भले ही थम चुकी हो, लेकिन इस बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रामगढ़ में एक नहीं कई जगहों पर सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। दुलमी प्रखंड की बात हो तो सिकनी गांव में कोची गढ़ा नाला पर करीब 30 साल पहले बना हुआ पुल भी बह चुका है, जिससे इलाके के कई गाँवों के संपर्क टूट चुके हैं। पुल के बगल में नया पुल बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा और ऐसे में लोगों को फिलहाल काफी दूर घूमकर आवाजाही करनी होगी। इधर पतरातू की बात हो तो पतरातू के दुर्गी साकी के बीच सड़क धंस गई है। सड़क पर कई जगहों पर दरारें भी दिखी, जिससे सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। 8 अक्टूबर 2023 को ही सड़क की शुरुआत हुई थी। CCL भुरकुंडा पतरातू रांची मुख्य मार्ग सौंदा डी में भी सड़क पूरी तरीके से धंस चुकी है। ओपन कास्ट खदान के पास जमीन के नीचे कोयले में आग लगती हुई दिखे और इसकी वजह से अक्सर यहां जमीन धंसती रहती है, लेकिन हर बार मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति होती है। नीचे में आग लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये सड़क बार बार धंस जाती है। पूर्व में भी ये सड़क धंसी थी, कुछ दिनों पहले केवल रिपेयर कराया गया। कोयला खदान नीचे चला हुआ है, नीचे खदान है, जिसके वजह से खदान में आग लगा हुआ है, जिसके वजह से मुख्य मार्ग भुरकुंडा पतरातू रामगढ़ का है। कॉलोनी सौंदर्य कॉलोनी होकर के उधर से डाइवर्सन अभी गाड़ी चल रही है। अभी इधर तो मार्ग बंद किया गया है। अच्छा। जब तक इसका कुछ काम नहीं होता है तब तक। तो नीचे में कोयले में आग लगा हुआ है। हाँ, नीचे में कोयला में आग, बगल में माइंस है, वहाँ से ओपन कास्ट माइंस है। ओपन कास्ट माइंस है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।